नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग भी होनी है। इस बीच राजनीतिक दलों ने अपनी जोर आजमाइश भी पूरी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा वर्ग मौजूदा वक्त पे किसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते 5 सालों में देश के अंदर 2 किसान आंदोलन हुए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल किसानों को अपने पक्ष में रखने की कवायदें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने किसानों के लिए अपनी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया। कांग्रेस की तरफ से 5 किसान न्याय गारंटी की घोषणाएं की गई हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि कांग्रेस की न्याय गारंटी योजना कितनी खरी है। चुनाव की इस बेला में हम कोशिश करेंगे कि सभी राजनीतिक दलों के जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें किसानों को जो जगह मिली है वो कितनी खरी है, किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई है वो कितनी खरी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं वो कितनी खरी हैं, उस पर आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कांग्रेस ने तो किसान न्याय गारंटी का ऐलान किया है। सत्ता में आने पर 5 गारंटियां किसानों को देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, वो क्या है सबसे पहले उस पर बात करते हैं। कांग्रेस ने जिन 5 गारंटियों का जिक्र किया है उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला जो न्याय गारंटी है वो एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी। यहाँ पर पे कांग्रेस ने जो किसान संगठनों की 2 मांगे हैं उसकी एक मांग के तौर पर पैकेजिंग की है। किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ एमएसपी का जो तय करने का जो फॉर्मूला है वो स्वामीनाथन आयोग की गारंटी के तहत C2 प्लस 50% के फॉर्मूले के तहत करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि C2 प्लस 50 का फॉर्मूला क्या है, वहां जाकर आप ये देख सकते हैं। तो कांग्रेस ने किसान संगठनों की 2 मांगों को एक न्याय गारंटी के तौर पर प्रस्तुत किया है। दूसरा, कांग्रेस ने जो प्रमुख न्याय गारंटी की बात की है उसमें किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की गारंटी का भी ऐलान किया है। तीसरी प्रमुख अगर हम लोग बात करें गारंटी की जो कांग्रेस की तरफ से दी गई है, सत्ता में आने पर लागू होगी, उसके तहत बीमा योजना में परिवर्तित कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी देने का वादा किसानों से किया गया है। उसके साथ साथ ही किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी भी की गई है। इसके साथ ही साथ कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी भी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की ये गारंटी कितनी खरी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी का जो बात गारंटी है वो कितनी खरी है। बात ये वाकई बेहद खतरनाक स्थिति है कि देश में जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं या एग्रीकल्चर मशीनरी हैं उस पर 18% तक जीएसटी ली जा रही है। और 18% जिसमें ट्रैक्टर, बेलचा, फावड़ा, तमाम तरह के एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उन पे ली जाती है। और इसको लगातार किसान संगठन ये मांग करते रहे हैं कि किसानों से 18% जीएसटी ना ली जाए, उससे उनकी लागत बढ़ती है और किसानों को नुकसान होता है। खुद जो भारतीय किसान संगठन है, जिसे संघ का किसान संगठन कहा जाता है, वो खुद कृषि सामग्रियों को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की मांग कर रहा है। इसी के साथ ही जो किसान धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो भी कृषि एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं, जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, उनको जीएसटी में दायरे से बाहर लाने की मांग कर रहे हैं। बेशक कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, अगर कृषि सामग्रियों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया जाता है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को यह बेहद ही किसानों की जिसे लागत कह सकते हैं, लागत में किसानों की कमी आएगी। और क्योंकि सबसे मौजूदा वक्त में किसान इस वजह से ज्यादा परेशान है कि उनकी आय तो सीमित हुई हुई है, लेकिन आय सीमित होने के बावजूद उनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसमें लागत बढ़ाने में जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी है, उनमें बढ़ी हुई जीएसटी भी अहम भूमिका निभाती है। अब कांग्रेस की दूसरी गारंटी की हम लोग बात करते हैं, जिसमें किसानों को हित में आगे रखते हुए एक आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी
कांग्रेस की तरफ से दी गई है। ये बात वाकई बेहद ही जटिल है। देश की जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी है उस पे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मौजूदा वक्त में अगर हम देखेंगे कि देश में पाम ऑयल की इंपोर्ट से किस तरीके से देश के सरसों किसानों को नुकसान होता है, देश में जिस तरीके से ऑनियन एक्सपोर्ट बैन है उसका नुकसान कुछ राज्यों के किसानों को उठाना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो बासमती धान पर जो बैन है उससे भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये की बात सच है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो देश में बेहद ही अहम होता है। एक तरफ देश एक्सपोर्ट करके बड़ा राजस्व कमाता है, लेकिन इंपोर्ट जब होता है तो उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। हम खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाम ऑयल जब इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से नुकसान होता है। इसी तरीके से हम दालों के मामले में भी दालों का भी संकट देश के अंदर है। दालों में जो स्थितियां हैं, अगर हम लोग बात करें कि दाल भी हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने में बड़ा राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे में अगर एक ऐसी पॉलिसी बनती है जिसमें किसानों को आगे रखते हुए आयात निर्यात की नीति बनती है तो ये बेहद ही अच्छा फैसला होगा। बात करते हैं तीसरी ये जो बात हमने पीछे से हम लोग आगे आ रहे हैं, जिसमें हम करते हैं कि तीसरी जो गारंटी की बात की गई है जिसमें बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी जो दी गई है। तो ऐसे में ये कांग्रेस की जो घोषणा है संभवतः ये कोरी अफवाह सी लगती है, क्योंकि ये अधिकार मौजूदा वक्त में राज्य सरकारों के पास में है। अगर कांग्रेस केंद्र सत्ता पे आ जाएगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसका कांग्रेस के पास क्या विजन है, कांग्रेस के पास क्या मॉडल है, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मौजूदा वक्त में क्योंकि एग्रीकल्चर बेशक स्टेट का विषय है, स्टेट सरकारें उस पर नीतियां बनाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बेशक पॉलिसीज बनाती हैं, लेकिन स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो ऐसे में मुआवजा, फसल का नुकसान होने पर मुआवजा देने का जो प्रोसेस है वो स्टेट के पास है। हालांकि केंद्र सरकार का दखल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फसल नुकसान का मुआवजे की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकारों के अधीन रहती है। अगर बात करते हैं जो दूसरी अहम घोषणा की बात करिए, हम अगर पीछे से अगर आगे आए तो चौथी अहम घोषणा की बात करिए, किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए स्थायी कृषि ऋण माफी योजना बनाने की गारंटी। कांग्रेस इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसान ऋण माफी के मामले को लेकर आगे आई है। किसान ऋण माफी की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई थी। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ रैली पर थे या मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनावी रैली की थी पिछले कार्यकाल में, तो उन्होंने किसान कर्ज माफी का वादा किया था और सत्ता में आने पर किसान कर्ज माफी की बात की थी। लेकिन मध्य प्रदेश में या राजस्थान में किसान कर्ज माफी का अधूरा रहा। कई किसानों को कि सिर्फ 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए, उसके बाद की कर्ज माफी नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस का ये जो किसान कर्ज माफी का जो वादा है, किस गारंटी है, इस पर भी पूर्ण स्पष्टता की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। कांग्रेस के जो 3 राज्यों ने कर्ज माफी की घोषणा की, राजस्थान में बाकायदा ऋण माफी कृषि ऋण माफी आयोग भी बना, लेकिन उस आयोग ने कितना काम किया राजस्थान के किसान बहुत अच्छी से जानते हैं। उसी कारण संभवतः एंटी इनकम्बेंसी की वजह से राजस्थान में ही कांग्रेस से किसानों ने दूरी बनाई। ये एक अहम बात है। बाकी अगर जो हम बात करते हैं कि किसान संगठनों की 2 मांगों को कांग्रेस ने एक गारंटी के तौर पर जिसकी पैकेजिंग की है, जिसमें एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी है। अगर हम इस दोनों ही मांगों को अलग अलग, जो एक पैकेजिंग की गारंटी है, इसके 2 मांगे हैं, इसमें दोनों को अलग अलग करने की बात करें तो एमएसपी गारंटी कानून पर कांग्रेस का जो अभी तक का जो स्टैंड रहा है वो छलावे वाला रहा है। कांग्रेस ने रायपुर 2021 में जब रायपुर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इस मामले को लेकर कभी आगे नहीं बढ़ी। न विपक्ष में न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने इसको लेकर माहौल बनाया। इसके बाद दूसरा किसान आंदोलन भी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले से दूरी बनाए रखी। वहीं राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले किसान महापंचायत के दबाव में या किसान महापंचायत को अपने साथ लाते हुए अशोक गहलोत ने सत्ता में वापसी पर राज्य स्तर पर ही एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वायदा किया था, उसको मैनिफेस्टो में जगह दी थी। लेकिन कांग्रेस अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी नहीं हुई, यानी कि कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस
अगर उस फॉर्मूले को, जो अशोक गहलोत का फॉर्मूला था या किसान महापंचायत का फॉर्मूला था राजस्थान में, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैनिफेस्टो में जगह दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर, तो कांग्रेस अगर एमएसपी गारंटी पर बहुत साफ है, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बहुत साफ है, तो उसकी 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें हिमाचल, तेलंगाना प्रमुख राज्य हैं। इन दोनों ही राज्यों में, तेलंगाना तो खुद एग्रीकल्चर स्टेट है, इन तीनों ही इन तेलंगाना में अगर कांग्रेस स्टेट लेवल पर भी एमएसपी गारंटी कानून बना देती है, तो संभवतः कांग्रेस को इस तरह का वायदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस एक मॉडल के तौर पर उस स्टेट को आगे कर सकती है, इससे बाकी राज्यों पर भी दबाव बनेगा। तो ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग है कांग्रेस की, जो वायदा है, गारंटी है, उसको भी खारिज किया जा सकता है। कांग्रेस में इसको लेकर भी कांग्रेस की स्पष्टता का कांग्रेस में अभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ जो बात एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत एमएसपी तय करने की जो बात है, उसको लेकर भी कांग्रेस अपने पिछले कार्यकाल में ही फेल साबित हुई है। असल में स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस के शासनकाल में ही बना। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कुल 5 रिपोर्टें स्वामीनाथन आयोग की तरफ से सौंपी गई, जिसमें 5वीं रिपोर्ट में ये तमाम विषय थे। अगर हम लोग उसकी पड़ताल करें तो तकरीबन 201 सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन ने यूपीए सरकार को उस दौरान सौंपी थी, लेकिन उसमें से 175 सिफारिशें कांग्रेस ने लागू की, लेकिन 26 सिफारिशें जिस पर कांग्रेस ने कभी भी किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया। यानी कि 2000 में ये जो 175 सिफारिशें हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो जिसमें 26 सिफारिशों में अगर हम लोग बात करें, 26 सिफारिशों में ही एमएसपी की घोषणा, यानी कि एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला था, C2+50 का जो फॉर्मूला था, उस पर कभी भी कोई भी बात नहीं हुई। इसको लेकर 2010 में सदन में बहस भी हुई थी। कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस से प्रकाश जावड़ेकर ने उस दौरान सवाल पूछा था राज्यसभा में, और उनसे पूछा गया था कि आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि एमएसपी की उस टाइम पर उन्होंने जवाब जो दिया था केवी थॉमस ने प्रकाश जावड़ेकर के सवाल का, तो उन्होंने कहा था कि आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी द्वारा उद्देश्य मानदंडों के आधार पर विचार करते हुए की जाती है। इसीलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है, और एमएसपी और उत्पादन की लागत के बीच एक यांत्रिक संबंध कुछ मामलों में प्रति उत्पादक हो सकता है। ये 2010 में कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया था। तो ऐसे में 2010 के बाद 2024 तक नदियों में बहुत पानी बह चुका है। कितना कांग्रेस बदली है, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको समझें कि कांग्रेस इस मामले को लेकर भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि एक राज्य स्तर पर एमएसपी गारंटी कानून को लागू कर सकती है, अगर राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में वो बात की थी, तो ऐसे में C2+50 के फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे में साफगोई के साथ विचार करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।